हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी तक हमने कैपिटल मार्केट का मीनिंग, डेफिनेशन, इसके फीचर्स, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है इन द प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं प्लीज़ उसको जाकर देखो, उसके बाद ही ये टॉपिक आप कवर करना। ओके, सो इफ़ यू रियली लाइक दीज वीडियोज़ प्लीज़ डू एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट डाउन कीजिए कि इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट हमारी टू टाइप्स की होती हैं बेसिकली, द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? नाम ही बता रहा है, प्राइम मतलब जो पहले आ जाती है। हमारी पहली बार कोई कंपनी इशू करती है जब अपने शेयर्स को, तो वो क्या हो जाती है? प्राइमरी मार्केट। सेकंड, नाम से ही बता रहा है सेकंड, जिसमें सेकंड टाइम इशू होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट, दूसरी बार। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसके थ्रू। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट इज़ अ न्यू इशू मार्केट। क्या बोलती है कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है? एक न्यू इशू मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरी एक कंपनी है, उसको क्या चाहिए? लोन चाहिए। क्यों चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना है उसको प्रोजेक्ट ए में। उसको लगता है कि कल को ये प्रोजेक्ट ए उसको काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा के देगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा, लेकिन उसके पास इतना जो इन्वेस्टमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। उसने कंपनी में इतना सारा पैसा लगा दिया कि अब उसके पास अवेलेबल ही नहीं है कि वो कहीं इन्वेस्ट कर सके। तो वो क्या करता है? अपने शेयर्स इशू कर लेता है। वो अपनी कंपनी का जो ओनरशिप है, या फिर लोन उठाता है, या फिर शेयर्स इशू करता है, अपनी ओनरशिप को कंट्रीब्यूट कर देता है। अभी ओनरशिप वगैरह पे मत जाओ, सिंपली जाओ कि उसको लोन की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है? सिंपली शेयर्स इशू करके लोन उठा लेता है मार्केट से। तो जब वो सबसे पहली बार इस इन्वेस्टमेंट के लिए पब्लिक से पैसा उठाएगा, वो शेयर्स इशू करके, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। वहाँ से वो न्यू इशू करता है अपने शेयर्स का। ओके, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बार कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में। ओके, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? द न्यू इशू मार्केट। एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें क्या होती है? कोई नई नई कंपनी खुली है, एबीसी लिमिटेड, उसके पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है कि वो इनिशियली इन्वेस्ट कर सके, उसके पास इतना कैपिटल अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करती है? वो सबसे पहली बार अब जब अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है, जब अपने शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि आप आओ हमारी कंपनी के अंदर आके इन्वेस्ट करो, हमें लोन प्रोवाइड करो, हमें पैसा प्रोवाइड करो, हम एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न आपको देंगे। तो वो ही क्या होता है? हमारा प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे सबसे पहली बार कंपनी अपने क्या करती है? शेयर्स को इशू करती है। न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड फ्रॉम द कंपनी। एक नई सिक्योरिटीज़ जब कंपनी इशू लेकर आती है, नई सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, नई शेयर्स को इशू करती है, सबसे पहले टाइम जब वो कंपनी बनी होती है, या फिर फर्स्ट टाइम मार्केट में लेकर आती है अपने शेयर्स, तभी क्या होता है? हमारा न्यू इशू मार्केट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। Primary capital makes directly contribution in the capital formation, because in primary market company goes directly to investors and utilize their fund for investment. अच्छा, इसमें क्या होता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट में? कि कंपनी को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, वो कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली कर लेती है अपनी। उसको जितनी कैपिटल की नीड है, उसको जितने पैसे की नीड है, वो डायरेक्टली अपनी पूरी कर लेती है। कैसे? कि वो डायरेक्टली जाएगी इन्वेस्टर्स के पास, पब्लिक के पास, कि आप आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो आके, और उस फंड को यूटिलाइज कर लेगी अपने इन्वेस्टमेंट में। कैसे? कि उसके पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ए प्रोजेक्ट है, उसको पता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा आना है, तो वो क्या बोलेगी कि आप आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम इस पैसे को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आपको एक अच्छी अर्निंग प्रोवाइड करेंगे। सो ये क्या होता है? हमारा प्राइमरी मार्केट एंड न्यू इशू मार्केट। ओके, नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशंस ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट। अच्छा, ये क्या होते हैं? जैसे कि हमारे मनी मार्केट में उसके आपने पढ़े थे कि टाइप्स क्या थे, जैसे कि हमारा ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल्स। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या होता है? हमारे कैपिटल मार्केट में कुछ इसके भी मेथड्स होते हैं, इसके भी टेक्निक्स होती हैं, कैसे इशू करा सकते हैं। ओके, सो इसमें बंदा कैसे इशू कराएगा? अगर किसी कंपनी को कैपिटल की नीड है तो वो कैसे इशू कराएगा? थ्रू पब्लिक, थ्रू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहला पॉइंट होता है पब्लिक से इशू कराएगा थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जनरली जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, तो आपको एक पेपर दिया जाता है जिसमें कि उसकी सारी डिटेल्स रहती हैं कि क्या
स्कूल का क्राइटेरिया है, क्या स्कूल्स ने अभी तक अचीव किया है, क्या क्या स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्या फ़ी क्राइटेरिया है। ऐसे ही कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस होता है कि हमारी कंपनी इस चीज़ में इन्वेस्ट करने वाली है, इस चीज़ से इतना कमाएगी, इस चीज़ से इतना वो कर रही है, हमारी कंपनी का रिवेन्यू इतना है, प्रीवियस सेल्स इतनी है, जिसमें कि पूरा कंपनी का करता धरता अवेलेबल रहेगा। तो उसी के थ्रू कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करा देती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि हमारे नए शेयर्स आए हैं, अगर किसी को ख़रीदने हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप हमारी कंपनी में आइए और उन शेयर्स को परचेज़ कीजिए। ऐसे ही तो कंपनी पैसा उठाएगी कैपिटल मार्केट के थ्रू कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में डलवा देगी कि हाँ हमारी कंपनी एक न्यू इशू लेकर आ रही है, नए शेयर्स को इशू करा रही है, आप प्रोस्पेक्टस में पढ़िए, हमारी कंपनी की डिटेल्स देखिए, ये इन्वेस्टमेंट है, ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट करेगी और यहाँ से पैसा उठाएगी। सो अंडर दिस मेथड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। तो क्या करती है कंपनी, ये वो मेथड है जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में डलवा देती है और जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करती है कि आप आओ और हमें लोन प्रोवाइड करो, हमें कैपिटल प्रोवाइड करो, ये शेयर्स हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करके। इन प्रोस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द पर्पज फॉर विच फंड्स ऑफ बीइंग आर रेज। अच्छा, जनरल पब्लिक इतनी पागल तो नहीं है कि आए और किसी के भी शेयर्स खरीद ले। वो बोलेगी हम आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें भाई, आप हमको पर्पस बताइए कि किस पर्पस के लिए आप जो है अपना न्यू इशू करवा रहे हो, नए शेयर्स किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उसकी बेसिकली इनकम रहने वाली है, क्या उसका वो होने वाला है कि इसका कितना रिटर्न होगा। तो वो सब कुछ जानकर, और वो सब कुछ कहाँ पे मिल जाता है उसको, पब्लिक को, इन द प्रोस्पेक्टस। ओके, रेज पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या प्रोवाइड करती है कंपनी, उसकी पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, बैकग्राउंड कैसा है कंपनी का, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि कहाँ कहाँ पर वो इन्वेस्ट करने वाली है। ओके, सो ये सब कुछ जनरल पब्लिक को डिटेल्स प्रोवाइड करी जाती हैं थ्रू द प्रोस्पेक्टस। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इन प्रोस्पेक्टस हेल्प्स द पब्लिक टू नो द रिस्क एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी and accordingly they decide whether to invest and not in that company. So ये prospectus क्या हेल्प करता है हम जैसे बंदों को कि हमें इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। ये हमें बताता है कि इस कंपनी के शेयर्स खरीद के हमें कितना रिस्क आ रहा है, क्या हमारा अर्निंग पोटेंशियल है, क्या हम अर्न करेंगे, या फिर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। तो ये सब कुछ हमें कहाँ से पता लगता है, थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कि हमें ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में हमें ऑल ओवर डिटेल्स मिल जाती हैं उस कंपनी के लिए। थ्रू आईपी कंपनी कैन अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एंड कैन अप्रोच पब्लिक एट लार्ज। जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है वो एक बंदा तो पढ़ता नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक पढ़ती है। तो इस वजह से ये इसके थ्रू लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस को, जनरल पब्लिक को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, उनके शेयर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को पता लगेगा कि इस कंपनी ने न्यू इशू निकाला है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस कंपनी जो है सभी को देती है। समटाइम्स कंपनीज इन्वॉल्व्स इंटरमीडियरीज सच एज बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम जनरल पब्लिक। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी नई नई खुली होती है तो कोई बंदा इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता, तो इसलिए वो अप्रोच कर लेते हैं बैंकर्स को कि आप हमारे शेयर्स को सेल करवाइए, ब्रोकर्स को अप्रोच कर लेते हैं, या फिर अंडरराइटर्स को अप्रोच कर लेते हैं कि आप हमें जो है हमारे शेयर्स परचेज करवा कर हमें कैपिटल प्रोवाइड कराइए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होता है हमारा, जिसके थ्रू कंपनी रेज कर सकती है लार्ज अमाउंट या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल अपनी फर्म के लिए। बिजनेस को नीड है, किसी बिजनेस को इन्वेस्ट करना है किसी प्रोजेक्ट ए में और उसे पैसे की ज़रूरत है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। पहला तो हो गया पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो पैसे इकट्ठा कर सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल। सेकंड होता है ऑफर फॉर सेल। तो ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है, अंडर दिस मेथड्स न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली। सो उसमें हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, जनरल पब्लिक को न्यू सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम इशू नहीं करते जनरल पब्लिक को न्यू सिक्योरिटीज़। क्या होता है, नॉट डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इशू नहीं कराते बाय द कंपनी बट एन इंटरमीडियरीज हु बाइज लॉट ऑफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द कंपनी। इसमें क्या होता है, इंटरमीडियरीज अब हमने अभी देखा था जैसे कि बैंक्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। सो हम उनको सेल कर देते हैं ये सिक्योरिटीज़। ओके, और वो फिर कंपनी के बिहाफ पर इन सिक्योरिटीज़ को आगे सेल करते हैं।
अच्छा, इसके रीजंस क्या होते हैं कि वो अंडरराइटर्स को सेल कर देते हैं। रीजंस ये होते हैं कि कंपनी को कोई अभी वो नहीं है, गुडविल नहीं है, पहचान नहीं है मार्केट के अंदर, तो कोई भी पब्लिक आकर तो ऐसे तो शेयर खरीद नहीं लेगी। फ्लिपकार्ट एक अच्छा खासा नाम है, अमेजोन एक अच्छा खासा नाम है, सो हमारी कंपनी है कोई ए लिमिटेड, कोई बंदा ऐसे ही तो आके हमारे शेयर्स परचेज नहीं करेगा, वो तो जाकर फ्लिपकार्ट और अमेजोन के परचेज करेगा। तो इसलिए नई नई कंपनी क्या करती हैं, ब्रोकर्स को, इंटरमीडियरीज जो होते हैं, ब्रोकर्स हुए, बैंक्स हुए, ओके, अंडरराइटर्स हुए, इनको सेल कर देती है अपने बिहाफ पर, और फिर उनसे पैसा ले लेती है, और उसमें जो प्रॉफिट बनाता है आगे ब्रोकर्स बनाते हैं या फिर आपके अंडरराइटर्स बनाते हैं। नेक्स्ट, जनरली द इंटरमीडियरीज आर द फर्म्स और ब्रोकर्स। ये क्या होते हैं इंटरमीडियरीज, कौन होते हैं, फर्म्स ऑफ ब्रोकर्स होती हैं, क्योंकि ब्रोकर्स ने अपनी फर्म बनाई हुई होती है। सो सेल ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। इसमें सेल ऑफ सिक्योरिटीज 2 स्टेप्स में बेसिकली फॉलो की जाती है। फर्स्ट, व्हेन द कंपनी इशू सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडियरीज एट अ फेस वैल्यू। सबसे पहली क्या होती है इसमें, फर्स्ट कौन सी होती है, जब सिक्योरिटीज सेल की जाती हैं, लाइक ब्रोकर्स को मैंने अपनी सिक्योरिटीज सेल कर दी तो फेस वैल्यू पर ही सेल कर दी, जैसे कि मेरा 100 रुपीज़ का शेयर था तो मैंने 100 का ही ब्रोकर को सेल किया। सेकंड, व्हेन इंटरमीडियरीज इशू सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक एट हायर टू अर्न प्रॉफिट। सेकंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के शेयर्स मैंने इंटरमीडियरीज किसी ब्रोकर को सेल कर दिए। अब वो ब्रोकर ने भी आगे, मैंने उसको 100 रुपीज़ का शेयर दिया था, ब्रोकर ने भी जो जनरल पब्लिक थी उसको 100 रुपीज़ का ही शेयर सेल कर दिया। ये था हमारा फर्स्ट केस। ओके, सेकंड केस क्या होता है हमारा कि मैंने, मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, यहाँ पे बीच में ब्रोकर आ गया, मैंने इसको 100 रुपीज़ का सेल किया था, लेकिन ब्रोकर ने उसको 150 रुपये का सेल कर दिया। मतलब उसने, ब्रोकर ने कितना का प्रॉफिट अर्न किया, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया जब जनरल पब्लिक को इशू किया। ठीक है, now under this method company is saved from the formalities complexities of the issuing shares directly to the public। इसमें कंपनी का क्या मुनाफा होता है, कंपनी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ से बच जाती है। जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं हमारी कि ये फॉर्म फिल करो, वो फॉर्म फिल करो, न्यू इशू कराना है, जनरल पब्लिक को इशू करना है, तो उस सब झंझट से हमारी कंपनी बच जाती है टू द डायरेक्ट पब्लिक, ये थ्रू ऑफर सेल्स के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट? अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडियरीज। इसमें भी क्या करती है कंपनीज, डायरेक्टली जनरल पब्लिक को सोल्ड ना करके किसको सोल्ड कर रही है, इंटरमीडियरीज को, ब्रोकर्स को सेल कर रही है। ओके, एट अ फिक्स्ड प्राइस, किस पर, फिक्स्ड प्राइस पे। And in second steps, intermediaries sell these securities not to general public but to the selected client at higher price। और इसमें वो जो intermediaries बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम इसको जनरल पब्लिक को नहीं सेल करेंगे, हम किसको सेल करेंगे, हम सेल करेंगे स्पेसिफिक क्लाइंट्स को, जिसकी वजह से हमें अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, वो सिर्फ स्पेसिफिक फर्म्स को सेल करते हैं, इन्हें स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को सेल करते हैं, जिसकी वजह से वो हाई प्रॉफिट अर्न कर सकें। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, हमारा जो ये प्रीवियस वाली स्लाइड थी इसमें हो रहा था कि हम ना जाकर इंटरमीडियरीज़ को सेल करते, और इंटरमीडियरीज़ किसको सेल कर रहा था, इसको जनरल पब्लिक को। लेकिन हमारा इसमें ऐसा नहीं होता, प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। हम तो इंटरमीडियरीज़ को सेल कर देते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को, लेकिन इंटरमीडियरीज़ सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फर्म्स को ही सेल करता है उन सिक्योरिटीज़ को हाई प्राइस पर, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए। ओके, द इशूइंग कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू गिव डिटेल्स अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव। और जो इशूइंग कंपनी होती है वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसकी वजह से एक एक ऑब्जेक्टिव्स, उसकी डिटेल्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, रेप्यूटेड क्लाइंट्स प्रेफर टू बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम इंटरमीडियरीज, सब कुछ डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करती है थ्रू द प्रोस्पेक्टस। अंडर दिस मेथड द इंटरमीडियरीज इशू सिक्योरिटीज टू सिलेक्टेड क्लाइंट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को इशू ना कर कर किसको इशू कर देते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स को इशू कर देते हैं, जैसे कि हमारी UIT, LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, इनको इशू कर देते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि उन बंदों को क्या होती है, नॉलेज ज़्यादा होती है कि हाँ इस प्रॉफिट में, इस कंपनी में जो है ये इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो इसका कल को अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इन कंपनीज़ को ज़्यादा पता होता है, तो इस वजह से वो हायर प्राइस में परचेज़ कर लेते हैं और ब्रोकर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। The private placement method is a cost-saving method as company is saved from the expenses of underwriter fees, manager fees, agent commission, listing of company name in stock exchange, etc.
और प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक काफ़ी अच्छा मेथड है, इससे भी कंपनी की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाता है, जैसे कि हमारी मैनेजर फ़ीस हो गई, अंडरराइटर फ़ीस हो गई, कमीशन फ़ीस हो गई, लिस्ट करने में हमारी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाता है, तो वो भी पैसा कंपनी बचा लेती है और उसको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है जो उसको प्रोजेक्ट में लगाना है। स्मॉल एंड न्यू कंपनीज प्रेफर प्राइवेट प्लेसमेंट एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू रेज फ्रॉम द पब्लिक इशू। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो अभी तक बड़ी नहीं हुई हैं, या फिर जो छोटी कंपनीज होती हैं, या फिर जो कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट न्यू इशू कराने के लिए, वो कंपनी जनरली क्या करती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट्स करती हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ इज राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। राइट इशू क्या होता है? दिस इज़ द इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट इशू क्या होता है कि जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सबसे पहले शेयर्स इशू करते हैं। क्यों? सबसे पहले बात है कि ये ए बंदा है, ये ए कंपनी है, इसको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, तो उसने क्या किया, उसने राइट इशू कराया कि भाई तू कल आया था, ये उसके दो फ्रेंड्स हैं, ये 1 और 2, ठीक है, तो वो उसको कल इन लोगों ने मदद की थी प्राइवेट प्लेसमेंट में कि भाई तुझको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हम दोनों दे देते हैं। लेकिन अब इस कंपनी का क्या हक बनता है कि सबसे पहले वो इनसे पूछें, कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है और 50 लाख की ज़रूरत पड़ रही है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या बोलेंगे कि हमारा सबसे पहले हक है कि हम तुमसे पूछें कि अगर तुम्हारे पास दोनों के पास 50 लाख अवेलेबल हैं तो हम राइट इशू कर देंगे, हम तुम लोगों को इशू करा देंगे, हम जनरल पब्लिक के पास नहीं जाएंगे। ठीक है, तो राइट इशू यही होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या था हमारा कि सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, जो उस प्राइवेट प्लेसमेंट था कि वो कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स को इशू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि जनरल पब्लिक को इशू कर पाएँ, तो इस वजह से प्राइवेट प्लेसमेंट कर देते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ को इशू कर देते हैं। जैसे कि ये ए बंदा है, ठीक है, इसके 2 फ्रेंड्स हो गए बी और सी, तो ये उसके जानने वाले हैं, ये स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं, तो इसने इससे ले लिया, इससे ले लिया। लेकिन अब वो जब राइट इशू करेगा, राइट इशू में सबसे पहला उसका क्या काम बनता है कि जो उसके पहले उसने कराया था स्पेसिफिक क्लाइंट से, उनसे पूछे जाकर, बाहर की जनता के पास बाद में जाए, पहले उनसे पूछे, वरना क्या होगा, जो उसकी ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगी, वो बट जाएगी। ठीक है, पहले हमें जो है कुछ काम करना था तो हमें 2 बंदों से पूछना पड़ रहा था, अब कितने पूछना पड़ेगा, अब 5 बंदों से पूछना पड़ेगा अगर जनरल पब्लिक आ जाएगी। ठीक है, तो इतना ही हमारे जो राइट्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं फिर कंपनी के। सो इसमें क्या होता है, पहले कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इशू करती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप ही खरीद लो इस कंपनी के शेयर्स। इट इज़ कॉल्ड द राइट इशू, तो इसको ही हम बोलते हैं राइट इशू, बिकॉज इट इज़ द प्री एम्पेटिव राइट ऑफ शेयर होल्डर दैट कंपनी मस्ट ऑफर द न्यू इशू बिफोर सब्सक्राइबिंग टू आउटसाइडर। तो आउटसाइडर के पास जाने से पहले वो क्या करेगी, अपने स्पेसिफिक क्लाइंट से पूछेगी क्या आपके पास इतना पैसा अवेलेबल है, आपका मन है इन्वेस्ट करने का, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो पहले, हम आपको हक देंगे, आपको राइट देंगे। ईच शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स इन द प्रोपोर्शन टू शेयर्स ही ऑलरेडी होल्ड्स। सो इसमें ऐसा नहीं होता कि आप कितने भी शेयर्स परचेज कर लो, जितने आपने ऑलरेडी होल्ड करके रखे हैं लाइक 50%, तो आप इतने के ही हकदार होंगे, इतने ही प्रोपोर्शनेट के हकदार होंगे। लाइक 20%, तो आप इतने ही न्यू शेयर्स परचेज करने के हकदार होंगे। A right issue is mandatory for companies under Companies Act 1956, और ये right issue mandatory है under the Companies Act 1956. The stock exchange does not allow the existing companies to go for a new issue without giving preemptive rights to existing shareholders, because if new shares is directly issued to new subscriber, then existing equity shareholder may be lose their shares in capital and control compulsory for would water their equity. सो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि कंपनी एक्ट जो हमारा होता है वो किसी भी शेयर होल्डर्स को ऐसे नहीं बोल देती कि आप जाओ कितने भी शेयर्स खरीद लो, आपको सिर्फ इतने ही प्रोपोर्शनेट में शेयर्स मिलेंगे, नहीं तो जो बाहर की जनता है उनको तो हक ही नहीं मिलेगा, राइट ही नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट इशू। नेक्स्ट इज EIOP। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कंपनी कोई अपना नया ऑफ़र निकालती है, नई IPO निकालती है या फिर नए शेयर्स इशू करती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, सो ये मेथड होता है EIPO। इट इज़ अ न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़ थ्रू ऑनलाइन सिस्टम।
ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और अब हमारा कैसे होता है सारा सिस्टम, थ्रू EIPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है, हमारी सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई हैं। ओके, तो कंपनी जब ना अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू कर रही है, ना अपने जानने वाले बंदों के थ्रू कर रही है, ना अपने पहले वाले बंदे जो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है उनको पहले प्रेफर दे रही है, अगर कोई कंपनी अपना न्यू इशू लेके आ रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक IPO, जब अपनी कंपनी नए शेयर्स इशू करती है। इन द कंपनी हैज़ द अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स। सो इसमें कंपनी को क्या करना होता है, अपने लिए रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को अपॉइंट करना होता है जो हमारे काम कराते हैं एक्सेप्ट कराने का एप्लीकेशंस को और प्लेस कराने का ऑर्डर्स को। द कंपनी इशू सिक्योरिटीज़ has to apply for the listing of its securities on any exchange other than the exchange has its offered its securities earlier। और कंपनी को क्या कराना होता है, एक सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। द मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ थ्रू वेरियस इंटरमीडियरीज कनेक्टेड विद द इशू। और जो इसके मैनेजर्स होते हैं वो वेरियस एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराते हैं कि सब कुछ फंक्शंस जो हैं, फ्लो जो है हमारा स्टॉक का, हमारे जो सब कुछ जो है अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, सभी के पास शेयर्स जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में तो हो गया हमारा, ठीक है, नई इशू लेके आ रही है कंपनी, एक नई कंपनी है, उसको अपने शेयर्स को सेल कराना है जनरल पब्लिक को, उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो उठा लेगी नई इशू कर कर। लेकिन सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़, जो कि पहले ऑलरेडी इशूड हो चुकी हैं सिक्योरिटीज़। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी थी, वो ऑलरेडी एक बार शेयर्स इशू कर चुकी है, ठीक है, अब वो ही शेयर्स जो है मार्केट में बंदे एक दूसरे से सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज़ आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनीज टू इन्वेस्टर्स। इसमें पता लग गया आपको, क्योंकि डायरेक्टली तो इशू कर नहीं रही है, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बंदे एक दूसरे को सेल और परचेज कर रहे हैं वो ही चल रही है। द सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू अदर इन्वेस्टर। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, जैसे कि ए पर्सन है, इसको आज पैसे की नीड पड़ गई, तो वो क्या करेगा, बी पर्सन को सेल कर देगा, ठीक है, उसको लग रहा है कि इसमें लॉस हो रहा है तो वो बी पर्सन को सेल कर देगा। बी पर्सन क्या करेगा, जब उसकी नीड पूरी हो जाएगी वो सी पर्सन को सेल कर देगा, ठीक है। तो कंपनी से नहीं ले रहे हैं, वो कंपनी नहीं कर रही है, अब ये आपस में डील कर रहे हैं इसको। सो इसको ही क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी मार्केट। इसमें कंपनी का रोल खत्म हो गया है, कंपनी ने एक बार इशू कर दिया था, वो न्यू इशू हो गया था, वो प्राइमरी मार्केट में आ गया। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल करता रहता है, इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता। Now, sometime the investor is needed to cash and other investors want to buy the shares of the company, he would get the directly from the company। वही है कि अगर पहले वाले इन्वेस्टर्स को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो वो दूसरे को सेल कर देगा, दूसरे बंदे को सेल कर देगा जिसको बाय करने हैं वो शेयर्स, ठीक है। Then both the investor can meet in the secondary market and exchange securities for cash through intermediaries called the broker। और ये किसके थ्रू एक्सचेंज किया जाता है, थ्रू इंटरमीडियरीज। और इंटरमीडियरीज कौन होता है इसके अंदर, ब्रोकर। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। सो अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाउन कीजिए एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।